गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज प्रोग्राम का आगाज़ उस खबर से करते हैं जिसकी पिछले 2-4 रोज़ से हम लोग बात भी कर रहे हैं। एक ऐसी आबदोज़ जिससे मुताल्लिक ज़ाहिर डेली बेसिस पर ख़बरें आती रहीं कि जो टाइटैनिक की बाक़ियात देखने के लिए गई थी, सयाहों को लेकर गई थी, लेकिन वो लापता हुई। उस लापता आबदोज़ की जब हम बात करते हैं और उससे मुताल्लिक ज़ाहिर जो मालिक हैं कंपनी के ओशन गेट के, उन्होंने इससे मुताल्लिक ज़ाहिर चीज़ें भी शामिल शेयर की। मालिक जो कंपनी ओशन गेट, उन्होंने जो पाकिस्तानी समेत 5 अफराद हैं उनकी मौत की अब तस्दीक उन्होंने तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि जाहिर है लाशें तो नहीं मिली, लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जिस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है, जिस तरह से वो एक्सप्लोड हुई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए, डिसेंट करते हुए, सबमरीन की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। कल भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे और जाहिर है जिस तरह से एक और इनकी कंपनी के जो पुराने मुलाजिम उन्होंने बताया था कि कैपेसिटी नहीं थी, तो टाइटैनिक की तरफ लैंड करते हुए बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए, डिसेंट करते हुए वो कहते हैं कि ये एक्सप्लोड हुई है और जिसकी वजह से इसके जो बाक़ियात हैं, जो मलबा है वो इनको मिला है। मलबे से ये सारी तस्दीक हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जो 5 लोग थे इनकी हलाकत की तस्दीक हो गई है। यकीनन अफसोसनाक ख़बर है, अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा शुएब, जिस तरह से हम बता रहे थे कि शहज़ादा साहब और उनके 19 साल बेटे भी उसके अंदर सवार थे, सुलेमान, और कहते हैं उनके जो फुप्पी हैं उनका ये दावा है कि सुलेमान जाना नहीं चाहते थे, मतलब वो एक तरह से खौफजदा थे, लेकिन फादर्स डे पे वो अपने जो सुलेमान जो शहज़ादा दाऊद हैं, जो अपने वालिद हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने ये प्लान किया और उसके बाद वो यहाँ पर गए। लेकिन जाहिर है इससे पहले कहते ऑक्सीजन ख़त्म होने की बात हो रही थी और ये सारी बातें सामने आ रही थी कि इतने दिनों में ऑक्सीजन, लेकिन ऐसी कोई वाक़यात सामने नहीं आए थे शुएब। लेकिन जाहिर है वो कह रहे हैं कि जब वो डिसेंड ही कर रही थी तभी वो एक्सप्लोड हो गई थी। बिल्कुल, अब जाहिर है चूँकि ये कह दिया गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है उनकी तरफ से कि इसको यही समझा जाए कि जाहिर है मौत समझा जाए। डेली बेसिस पर ज़रा अपडेट तो हमें दे रहे थे, लेकिन सभी यहाँ एक और बात करना बड़ा अहम है। जब हम इस वाक़े को देखते हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पे जिस तरह से कंपैरिजन होता रहा, हमें इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए तमाम लोगों से कि जो वाक़या होता है ना वो उसकी बात होनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़रा इससे पहले जो हमने एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ज़रा आज भी हम उसके आगे चलकर बात करेंगे, जो एक कश्ती जिसमें पाकिस्तानी भी सवार थे, जिसमें सैकड़ों अफराद सवार थे तारिकीन वतन, जो कश्ती डूब गई थी, उसमें हलाकतें। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, बहुत अफसोस, चाहे वो वाक़या हो चाहे ये आबदोज़ का वाक़या हो। जो वाक़यात होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, इसमें ज़ाहिर दुख, तकलीफ, अफसोस इसमें, लेकिन कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह का इनसेंसिटिव कंपैरिजन लोग करते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ डोंट डू दैट। जो हादसा है उसकी बात करें, हादसे में ज़ाहिर है जो लोगों की जानें चली गई हम उसकी बात करें। हर जान कीमती है। ऐसा नहीं है कि एक कश्ती में अगर सैकड़ों लोग सवार थे तो वो वाक़या ज़्यादा बड़ा वाक़या है और जिसमें 5 लोग थे वो थोड़ा कम बड़ा वाक़या है। वाक़या होता है, हादसा होता है। हर एक जान कीमती है। अगर उसको बचाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, किसी भी किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं, अगर एक भी जान बच जाती है तो ये सक्सेस है। ये जिम्मेदारी बनती है सबकी कि जितनी जानें बचा सकते हैं उनको बचाएं। तो कंपैरिजन ड्रॉ मत किया करें बिल्कुल भी इस तरह से। स्पेशली एक मैं देख रही थी कि लोग क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि ऐसा क्या एडवेंचर का शौक हुआ था कि चले गए। ये सारी डिबेट अपनी जगह है, ये राइट टाइम नहीं है ये डिबेट करने के लिए, स्पेशली सोशल मीडिया पे जहाँ पर उनकी फैमिलीज भी देख रही हैं इस टाइम पे, उनके कोलीग्स देख रहे हैं, उनके प्यारे, उनके चाहने वाले देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आपके कमेंट्स, आपकी पोस्ट। वहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता, दुआ बनती है कि आप दुआ करें कोई मुआवजा हो जाए, वो बच जाए। किसी भी, अब ये सिर्फ कोई एक वाकया नहीं था जिसकी हम बात करें, ऐसे अगर कोई भी वाकया आता है उसमें जैसे 7 करोड़, तकरीबन 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो वो एक इस सबमरीन की जो टाइटैनिक की सैर का सफ़र है इसके लिए 7 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। अब वो पैसों की बात होने लगी, उसके बाद अच्छा ये बिजनेस टाइकून है, इतना पैसा कहाँ से आया, इतने पैसे क्या लगाने चाहिए थे। नहीं, इस तरह के मुख्तलिफ तबसरे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस टाइम के ऊपर नहीं होना चाहिए जी, दुआ होनी चाहिए। फैमिली के साथ आपको ज़रा यकजहती करना चाहिए। ज़रा वो इस वक्त बहुत ट्रॉमा की सिचुएशन में है और ऐसे में सभी ने एक और चीज़ भी इससे जुड़ी है। टेलीविजन शो है द सिम्पसन, जिससे मुतालिक हम अक्सर ये देखते भी हैं कि उसकी पेशगोइयाँ सामने आती हैं। 17 साल कबल ये जो एक पेशगोई की गई थी इस टीवी शो में,
2006 में इस शो की एक किस्त जहां पर बिल्कुल यही मंजर दिखाया गया था, जिसमें एक शख्स अपने बेटे के हमरा बैरी ओकेनूस में गरकाब टाइटैनिक के मलबे की सयाहत के लिए जाता है और उनकी जो आबदोज़ है वो इसी तरह हादसे का शिकार हो जाती है। सिम्पसन ने इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात में हिस्सा लेने और बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ II की मौत की जो पेशगोई है वो भी की थी, जो कि दुरुस्त साबित हुई थी। तो ये ज़ाहिर है सिम्पसन से जुड़ा भी जो मामला है वो भी सब सामने आया। कल उस पर भी खासी डिस्कशन हो रही थी कि वो एक पेशगोई थी जो कि दुरुस्त साबित हुई है। एनीवेज जी, ये तो एक अहम ज़रा खबर भी थी जिसकी अपडेट करना बहुत अहम, जिस पर बात करना बहुत हम आगे चलकर भी इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि सभी आपने भी जैसा जिक्र किया ना, सोशल मीडिया पे एडवेंचर टूरिज्म से मुतालिक बात होती है, उस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अभी ज़रा बढ़ते हैं आगे, और जब आगे बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की बात करते हैं तो जनाब इस्लामाबाद में इस वक्त जो मौसम है उसकी अगर बात करें तो बहुत गर्मी, शदीद गर्मी, हीट वेव, और ऐसे में इमरजेंसी नाफिज की गई है अस्पतालों में। मौसम कैसा है इस्लामाबाद में या बाकी शहरों में? मौसम कैसा है वैसे मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है इतनी गर्मी है कि गर्मी ने खुद बता दिया कि मैं हूँ, उसने बता दिया मैं एग्जिस्ट करती हूँ। चले जी, फिर भी आपको बता देते कि दर्जा हरारत क्या कहता है। इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद में कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा आज। और लाहौर में कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 44। कोयटा में कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जिस कराची की बात करते हैं कि कराची में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इस वक्त कराची सबसे ज़्यादा ठंडा नज़र आ रहा है। ठंडा तो फिर भी नहीं है, लेकिन बाकी अगर बात की जाए 41, 42, 43 और कहाँ 33, कराची वाले कह रहे हैं अब बोलो। मेरा ख्याल है फिर कराची चलिए, चलते हैं वैसे। हाँ, कराची का प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन सिर्फ गर्मी ये मौसम की नहीं है, ये गर्मी हमें लोगों के मिजाजों में भी नज़र आ रही है। मौसम की वजह से, मौसम की वजह से कह लें, या कोई ऐसे मामलात रहे होंगे, कोई ऐसे प्लान्स रहे होंगे, कोई ऐसे स्टेप्स लिए गए होंगे, कोई ऐसी नाकामी हुई होगी। अब मैं नाअहली का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन नाकामी का लफ्ज़ मैं ज़रूर यूज़ करूँगा, चूँकि जब आप क्लेम करके आते हैं ना कि मैं आऊँगा ना इस मुल्क में, अब मैं संभालूंगा ये मिनिस्ट्री, तो मैं संभाल लूँगा सब कुछ, डॉलर भी औकात में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको दिखाते हैं। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना, किस तरह का रवैया उनका रहा, ज़रा देखिए। नहीं, IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ कर रहे हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से जो सिस्टम में है। सहाफ़ी ने ये बात की, हम तो सिस्टम में नहीं है। लेकिन क्या वजारत ख़जाना की तरफ से या वज़ीर ख़जाना की तरफ से किसी को भी, यानी इट्स नॉट जस्ट कि एक सहाफ़ी को आपने जुमला कहा है, क्या किसी भी पाकिस्तानी को आप ये कह सकते हैं वज़ीर ख़जाना साहब कि तुम जैसे लोग इस सिस्टम में इसलिए ये हुआ है, ये रवैया, इस पर जितनी मजम्मत की जाए कम है, और सोशल मीडिया सार्फिन भी इस पर ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि माजरत की जाए, माफ़ी मांगी जाए। और एक पहलू इसका और भी है, ठीक है, मैं ज़रूर ये हमेशा बात करता हूँ सबीन की ताली एक हाथ से नहीं बचती। जो इसमें मेरी एक राय है वो गलत हो सकती है। ज़रा सहाफ़ी का काम है सवाल करना, बिल्कुल सवाल करना काम है, आप सवाल करें, सख्त सवाल करें, लेकिन क्या इस तरह से पार्किंग तक जाना, इस तरह से पीछा करना, इस तरह से प्रोवोक करना, क्या ये एथिकल रिपोर्टिंग है या नहीं? क्या जब जवाब नहीं मिलेगा, मैं तो मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है इसमें, क्योंकि डिफरेंट तबसरे हो रहे हैं, आपकी अपनी राय, मेरी अपनी राय। आप सवाल आपसे किया जा सकता है कभी भी, कहीं पर भी, अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं, एक सहाफ़ी हो, एक आम शहरी हो, वो उठकर आपसे सवाल कर सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने ये जो सूट पहना हुआ है, आपने जो वेस्ट कोट पहनी हुई है, इसकी कीमत क्या है? पिछला फॉरेन ट्रिप आपने किया, उसकी वजह क्या थी और वो किन पैसों से गया था? क्या आपने पर्सनली पे किया था या पाकिस्तान के ख़जाने से गया था? जिस गाड़ी में आप बैठ कर जा रहे हैं वो गाड़ी किसकी है? अगर आपने बनाई है तो वो गाड़ी जो है आपने किस तरह बनाई है, वो सामने हिसाब रखें। वो ये भी पूछ सकता है कि वो गाड़ी जिसमें आप जा रहे हैं क्या वो हुकूमत की है, क्या वो आवाम के टैक्स के पैसों की? अगर है तो आप किसी आम गाड़ी में सफ़र क्यों नहीं कर रहे जहां पर आवाम रोड पर आ चुकी है, आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आपने किराए बढ़ा दिए, आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहां पर आपसे सवाल भी ना किया जाए?
सहाफ़ी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर हम तनकीद कर सकें। तरीके की अगर बात है तो आवाम के नुमाइंदे हैं, हमारे वोट से, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी वजारतें चल रही हैं, ये अपनी सीट्स पर कायम हैं, तो सवाल आपसे किया जा सकता है। और ये रवैया काबिल मुज़म्मत है और इस पर यकीनन की तरफ से अवाम ये मुतालबा करती है कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जर्नलिस्ट के साथ इससे पहले भी अगर की जाए तो जर्नलिस्ट के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता सियासतदानों की तरफ से स्पेशली। लेकिन सहाफ़ी एक ख़बर देने वाला ख़ुद ख़बर बन जाए, मेरी इसमें थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल ख़बर की तलाश में जाएँ, आप ख़बर ना बने, ये मेरी राय है। मैं मजम्मत कर रहा हूँ इसहाक डार साहब के रवैये की, लेकिन जो एक इल्ज़ाम है, मैं इसको इल्ज़ाम कहूँगा थप्पड़ मारने का, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये मंजर आम पे नहीं है, ये वीडियो के थप्पड़ बदतमीजी मंजर आम पर है, मजम्मत करते हैं इसकी, माफ़ी मांगनी चाहिए उनको। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये बात कर रहे हैं कि थप्पड़ मारा गया, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। वज़ीर ख़जाना है, ही इज़ अ मिनिस्टर, वो कैसे ये कर सकते हैं? अगर उन्होंने किया है तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें उस कुर्सी का हक है जिस कुर्सी पर वो इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि माजी में भी ये रवैया उनका हमारे सामने आया है और एक बार नहीं कई बार आया है। झुंझलाहट का शिकार हो जाना, सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करना, प्रेस टॉक में सवालों के जवाब बदतमीज़ी से देना, ये सामने आए तो वज़ारत ख़जाना या वज़ीर ख़जाना की जब हम बात करते हैं, किसी भी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री की बात करते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ाहिर है अवाम का हक है सवाल करना और इनका फ़र्ज़ है जवाब देना। सहाफ़ी सवाल करता है, लेकिन ऐसे मामलात इस नहिज पर पहुंच जाएं कि ज़ाहिर है इस तरह मोमेंट क्रिएट हो जाएं, तो ज़ाहिर है हमें कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन ज़ाहिर कोशिश दोनों तरफ से होती है। उनकी तरफ से ज़ाहिर है एक बदतमीज़ी का जो एलिमेंट आया है उसकी मज़म्मत जितनी की जाए वो कम है। एंड लेट्स सी इसमें आगे चलकर इसहाक डार साहब क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते, देखते हैं। लेट्स सी, वी होप कि पहले तो कभी नहीं मांगी क्योंकि इस तरह के रवैये सामने आते रहे, लेकिन हमने नहीं देखा कि कहीं पर माफ़ी मांगी जा रही हो, आम आवाम को ऐसे रखा जा रहा और वाकई दिखाया जाए कि हाँ आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप माफ़ी मांग सकते हैं। नहीं हाँ जी, आगे बढ़ते प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक जेस्चर है जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको दिखाते भी हैं साथ साथ। ज़रा फ्रांस में वो एक कॉन्फ्रेंस में जो मौजूद थे, वहाँ से जैसे ही वो उतरे अपनी गाड़ी से तो वहाँ पर एक खातून ने छतरी जो है उनको दी, तो उन्होंने खातून से छतरी लेकर ख़ुद जो है उस छतरी को संभाला। कोई खबर क्यों बनी है पता नहीं, लेकिन अप्रिशिएट किया जा रहा है कि माजी में क्रिटिसिज्म होता रहा है कि प्रोटोकॉल के लिए बहुत ज़्यादा होता है ना कि इनको प्रोटोकॉल मिले, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि रवैये में थोड़ी सी तब्दीली हमें दिखाई दी है, तो लोग सोशल मीडिया सारिफीन अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे अगर वो ये ना करते और खातून इस तरह छतरी में लेकर जाती तो फिर लोग ज़्यादा तनकीद करते। देखिए खातून उनको छतरी नहीं मिली, वो पीछे से तो ऐसे ही आई थी, किसी ने नोट नहीं किया वैसे। देखिए उनको छतरी कोई नहीं दे रहा। अच्छा बंदा पूछे शहबाज शरीफ साहब से, वो छतरी उनसे ले ली है, उन पे भी रखना थोड़ी छतरी, उनको आपने गीला कर दिया, वो देखें बारिश में भीग गई है, खुद तो अपने आप को बचा लिया है। भाईजान शेयर कर लेते, थोड़ी सी वो इकट्ठे आगे आ जाती। वो उनकी छतरी थी, वो आपको साथ लेकर जा रही थी, आपने उनकी छतरी भी ले ली। ये एक देखे ना डिफरेंट, कोई भी देखे कुछ भी देखे इंटरप्रेट किया जाता है। आपकी मर्जी, आप इस विजुअल से, इस सिचुएशन से आपने क्या अखज़ करना है। मेरे ख्याल में तो जितना आप कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छा जेस्चर, ओ भाईजान उस खातून से पूछो जिनको बारिश में आपने छोड़ दिया है, बारिश में भीग गई वो। अच्छा वैसे अच्छी मेरी छतरी के नीचे वो आ रही थी। डिफरेंट एंगल्स होते हैं ना, देखें एक चीज़ को देखने के। अच्छा अब आपने जो बात की ना, मैं कहती पहले शोएब इस बात को नोट करें ताकि मैं देखूँ कि क्या मैंने इस तरह से सोचा, क्या आपने क्या सोचा ये वीडियो देखते साथ ही। आप भी हमें व्हाट्सएप करें, शेयर करें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वो दूसरे साहब जो पीछे खड़े थे उन्होंने भी छतरी नहीं दी, ये खातून के साथ सही नहीं हुआ जी। खातून होते मर्द होता किसी के साथ भी, आप छतरी ले ली आप चलना रहोगे बेचारा या बेचारी पानी में। रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि उनको तो आप छतरी लाजमी देते हैं। सही बात। शहबाज शरीफ आपका सूट थोड़ा गीला हो भी जाता तो खैर थी, खातून को आपने छोड़ दिया। चलें जी बढ़ते हैं आगे। मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग की बात करते हैं, जिन्होंने ट्विटर के मालिक एलन मस्क का जंगले के अंदर लड़ाई का चैलेंज कर लिया है जनाब कबूल। एलन मस्क ने ट्विटर पर एक सारिफ की ट्वीट पर जवाब देते हुए बज़ाहिर मजाक लेकिन मार्क ज़करबर्ग को फाइट का चैलेंज दिया था, और उन्होंने चैलेंज उस वक्त दिया जब सारिफ की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया कि मेटा ट्विटर जैसी ऐप मुतारिफ करा रहा है। और सारिफ ने मजीद बताया कि मार्क ज़करबर्ग अब जोजिस्टो के माहिर बन चुके हैं, जिस पर एलन मस्क ने जवाब दिया अगर वो तैयार हैं तो मैं केज मैच के लिए रेडी हूँ। इस पर मार्क ज़करबर्ग का फौरी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा
लोकेशन तो भेजें। अब देखते हैं कि डिजिटल दुनिया के दो बड़े कब एक जंगले के अंदर एक दूसरे से दो हाथ करते हैं। ये तो अभी जो जंग हुई है ये सोशल मीडिया पर हुई है, क्या एक्चुअल होगी? फॉर श्योर नहीं होगी। नहीं, मजाक हो रहा होगा, हो सकता है ना, आपस में ऐसे ही टॉन्ट कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। हो जाए तो क्या हो, क्या हो, एक नई खबर बन जाए। ओके, वैसे आप कहेंगे दांत टूट जाए किसी के, दांत टूट जाए किसी के, मैंने किसी उन्हें क्या नए दांत लगवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा नए। वैसे इतने ज़रा इस की पोस्ट पर आप लोग बैठे होते हैं, ये लड़ाई झगड़े की बातें क्यों करते हैं? क्या और रिंग में आ जाते हैं, केज मैच कर लेते हैं। वो जैसे नहीं, अगर हम बचपन की बात करें, लड़कों की बात करें, तू बाहर आ तुझे मैं बताता हूँ, तो ये वो वाली ज़हनियत यहाँ नजर आई है। आ जा, सोशल मीडिया की ज़्यादा ज़हनियत है जो कि उन पर असरअंदाज हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे अक्सर चीज़ें जब आप पोस्ट कर देते हैं या कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं तो कभी कभी उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले हमने भी एक खबर शामिल की थी, हमने कहा था जी जनाब, एक भारत में एक अनोखा किस्म के मैंगोज हैं, आम हैं, जो कि सामने आए हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किए जाएंगे। इनकी कीमत ये थी क्योंकि ये बहुत मुनफरिद इसकी किस्म थी, इसका कलर बहुत मुनफरिद था, मुख्तलिफ था बाकी आमों से। तो ये उन्होंने कहा, जो इसके मालिक थे उन्होंने कहा कि ये जी 2.5 लाख रुपए जो है फी किलो इसको करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ इनके साथ? उसके बाद वो आम चोरी हो गए। आम चोरी हो गए। ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले खेत के मालिक थे लक्ष्मी नारायण साहब, और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खेत में उगाए जाने वाले इन नायाब आमों की तस्वीर शेयर की थी, जो कि सबीन ने आपको बताया भी सारा, और मैंने तो सिर्फ एंजॉय किया वो विजुअल देख करके। बहुत ही रसीले आम, मैं सभी भी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक नहीं, वो कहते हैं कि हमने 38 से ज़ायद इकसाम उगाई हैं, और जिनमें एक किस्म ऐसी है जो कि 2.5 लाख रुपए फ़ी किलो में हम फ़रोख्त करेंगे। अभी पोस्ट तवज्जो इतनी मिली कि चोरों को भी तवज्जो मिल गई, उन्होंने चुरा लिए आम इनके। अब वो ज़ाहिर पछता भी रहे हैं, पहले तो सही पब्लिसिटी हुई, लोगों को पता चला, लोगों ने अप्रिशिएट, लोग बड़े हैरान हुए। अप्रिशिएट दूर के बाद 2.5 लाख रुपए वो तो चले छोड़ें, लेकिन लोग साथ में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया। एक मुनफरिद, एक मुख्तलिफ किस्म थी आम की, लेकिन इन्जॉय भी लोग कर रहे थे, साथ साथ वीडियो सामने आ रही थी, पिक्चर सामने आ रही थी। लेकिन जो मालिक हैं जो इसके जनाब, उनको बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और किसी ने इसको चोरी कर लिया है। अब चोरों को वैसे ये ज़रूर चाहिए कि वो कहीं ना कहीं से बताएं ज़रूर कि वो आम टेस्ट में कैसे थे। ये वैसे क्या किया इन्होंने, कहीं बेचे होंगे? अगर बेचे होंगे तो पता चल जाएगा। खाए होंगे नहीं, है ना? बताएं मतलब आम हो आपके पास और आप ना खाएं, ये हो नहीं सकता। ऐसे हो नहीं, खाए जरूर होंगे। सही बात है। ठीक है जी। भारत से ही एक और खबर है, ये ना हो ना कि चंद दिन बाद हम कहें एक मूवी भी बन गई है 2.5 लाख बनी भी है। हाँ, सुना है कि बनी भी है मूवी कोई। वाजिबा दरख्त से कोई फल चोरी करने वाली कोई मूवी बनी भी हुई है जी भारत में। जी। अब वो मूवी बनने के बाद ये एक्ट हुआ है, या कि चोरों को वैसे आमों ने इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ये आम तो भैया हम ही खाएगा। अच्छा जी, भारत से एक और खबर हमारे पास। चोरी अच्छी बात नहीं है, फिर भी बड़ी गलत आपने ये हरकत की है। कितनी मेहनत की होगी उसके मालिक ने इन आमों को उगाने में, और उसके बाद वो कितने एक्साइटेड होंगे, और उसके बाद आपने आम चोरी कर लिए। बड़ी बुरी बात है, मतलब आम भी चोरी करने वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं करना, कोई भी चीज़ चोरी करने वाली चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। भारत से खबर एक और शामिल कर लें। जनाब, बंदर ने बड़ी दहशत फैलाई हुई थी वहाँ पे। शुएब, खबरें आ रही थी कि काफ़ी शहरियों को पे उसने हमला किया हुआ था एक बंदर ने, जिसकी तलाश जारी थी। इंतहाई मतलूब बंदर जिसके पोस्टर मिसिंग, यस, है ना? और इनाम कितना था? इनाम तो 21,000 रुपए का इनाम। अच्छा, ये इनाम रखा गया था, और 20 अफराद पर, क्योंकि 20 अफराद पर इसने हमला कर दिया था, और उसके बाद जाहिर है डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई गई। ड्रोन तक यूज किया गया इसको पकड़ने के लिए, ड्रोन तक इस्तेमाल किया गया, और तलाश करने के लिए, पकड़ने के लिए तो नहीं, तलाश करने के लिए। हाँ, तलाश करेंगे तो पकड़ेंगे। हाँ ना शुएब। अच्छा, उसके बाद लोगों ने अपने छत पर बंदूकों के साथ भी वो खड़े हो गए वहाँ पर, और उन्हें पहरे देने शुरू कर दिए। इतनी दहशत थी, लोग ये करता था कि खिड़की से, मतलब छत के थ्रू जो है वो खिड़कियों से के टाप के घर के अंदर जा, नहीं आमने खाता था, घर जाके लोगों पे हमला कर लेता था। तो जाहिर है ये एक, उसके बाद ये पकड़ा गया है, सबको बता दें, जश्न मनाया गया है सही बॉलीवुड स्टाइल में। क्या बात है, चलें, बड़े खुश हो गए वो, क्योंकि बंदर पकड़ा गया बिल आखिर। एक ब्रेक लेते हैं, बिल आखिर वापस आएंगे, साथ रहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें बड़े नामों की शमूलियत का अमल तकरीबन रुकता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि दावे किए गए थे, लेकिन उसके बरक्स इब्तदाई मरहले के बाद, अब हाल दिनों की अगर हम बात करें,
कोई बड़ा सियासी रहनुमा नज़र नहीं आया जिसने कहा कि वो इस पार्टी में शामिल हो रहा है। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले उसके मंशूर के भी अब मुंतज़र हैं कि मंशूर क्या है, और आइंदा हफ्ते कहा ही जा रहा है कि वो मंजर आम पर आ भी सकता है। जबकि अगर इनके बानी की बात करें, रहनुमाओं की बात करें, जहांगीर तरीन साहब और ओन चौधरी इस वक्त लंदन में मौजूद है, और इम्कान ये भी है कि उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो सकती है और आइंदा का सियासी लाएअमल तय हो सकता है। क्या मंजरनामा होगा, इस पर बात कर लेते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक पार्टी होती है, एक बड़ी डिनर पार्टी होती है जिसमें इस पार्टी के बारे में चीज़ें सामने आती हैं, रहनुमा सामने आते हैं, फिर उसके बाद दावे होते हैं कि चंद दिनों में और बड़े नाम शामिल होंगे। वो सिलसिला रुक क्यों गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो अपने ज़हन में रखें कि सिलसिला रुका नहीं है। अभी परसों एक जनूबी पंजाब से एमपी हैं, वो शरीक हुए हैं और शामिल हुए हैं पार्टी में। और अभी कहते हैं ना, रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अभी जो खामोशी है ये बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है, और अगले एक डेढ़ माह के अंदर आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। अभी इस वक्त हम अपनी एक तो मंशूर और मैनिफेस्टो उसकी तश्कील के हवाले से काम हो रहा है, दूसरा हमने तंजीम साजी के हवाले से अपने जनाब तमाम पंजाब की जो डिवीजन्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दी है, और उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आप बेगम रहें, आहिस्ता आहिस्ता आपको और बहुत सी चीजें ऐसी नजर आएंगी। मंशूर की आपने बात की है, कब तक सामने आ सकता है? अगले हफ्ते का भी कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक मंशूर सामने आ सकता है, और पब्लिक की तरफ से भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। कल मंशूर के लिए कमेटी बना दी है, वो कमेटी काम कर रही है। आज भी उसकी मेरा मीटिंग है, मुसलसल वो बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ईद से पहले पहले प्रॉपर हमारा मंशूर भी पब्लिक के सामने आ जाएगा, और तंजीम साजी भी हो रही है और धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं। और लंदन से क्या तय होगा? लंदन में क्या तय होगा? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी। अलाइंड है सर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग? नहीं, लंदन में वो अपने इलाज के लिए गए हैं जहांगीर तरीन साहब, और अपना इलाज करवा के वो वापस आएंगे। बाकी अभी हम अपनी तंजीम साजी की तरफ अपनी बाकी सारी डिटेल्स जो है पार्टी का मैनिफेस्टो, मंशूर और मामलात, उनके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं। और जब इंशाल्लाह वो सारी चीजें हो जाएगी और तंजीम साजी भी को जनाब काफी हद तक जब हो जाएगी तो उसके बाद की सारी चीजें ये देखें। ठीक है, सारा फोकस तंजीम साजी पर है, सारा फोकस तंजीम साजी पर है। पर लेकिन फिर भी चौहान साहब, अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग अलाइंड हो जाते हैं, चूंकि कुछ रहनुमाओं ने कहा है कि हम अलाइंड हैं, आपकी जाती राय क्या है? उस अलाइनमेंट के बाद फायदा या नुकसान? मेरी जाती राय में हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुल्क की अहम इश्यूज के ऊपर, सॉवरेनिटी के इश्यूज हो, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हो, इकोनॉमी के सर्वाइवल के इश्यूज हो, उसमें हमने सारों से अच्छी कोऑर्डिनेशन रखनी है। जैसा पीटीआई का स्टाइल था ना, वो असद उमर साहब ने भी एक लीडिंग टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि किसी के साथ, और मैं मुसलसल ये पिछले एक महीने से कह रहा हूँ कि ये जो नरगसियत थी हमारे पीटीआई की लीडरशिप की कि हमने किसी के साथ बैठना नहीं, हमने किसी के साथ उठना नहीं, हमने किसी से निगोशिएट नहीं करना, हमने किसी से टेबल टॉक नहीं करना, हमने किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना। वजीर आजम थे, पार्टी लीडर तो कहते थे मैंने अपोजिशन से नहीं बैठना, अपोजिशन लीडर थे तो कहते थे मैंने वजीर आजम से नहीं बैठना, और ये कहना कि यार हम सबसे अच्छे हैं, बाकी सारे गंदे हैं, हम जनाब अल्लाह के वली हैं, बाकी सारे शैतान और इब्लीस हैं। हमारा कम अज कम जहांगीर तरीन साहब का, अलीम खान साहब का और पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पार्टी का ये स्टैंस नहीं है। हम हर पार्टी के साथ बैठेंगे। जहां तक बात इलेक्शन के अंदर कोएलिशन पार्टनरशिप की है, तो वो इलेक्शन आएगा तो उसमें देखा जाएगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मौका मुनासबत के मुताबिक लोकल लेवल से लेके बाकी सूबे लेवल तक, नेशनल लेवल तक वो चीजें हो सकती हैं। सियासी जमातें लड़ती हैं इलेक्शन, इकट्ठे भी लड़ती हैं और अकेले भी लड़ती हैं। चौहान साहब, आने वाले दिनों में कितनी तादाद में बड़े नाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्या अच्छे खासे आएंगे? देखिए, अभी सोशल मीडिया के सरसद के पीटीआई के अच्छे खासे लोग हैं जो परवेज खटक साहब भी आ रहे हैं, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि परवेज खटक साहब भी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उन्होंने फिर तरदीद कर दी कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे। क्या लगता है आपको, आएंगे? देखिए, परवेज खटक साहब पीटीआई में नहीं है, कम अज कम रहेंगे। असद कैसर पीटीआई में नहीं रहेंगे, ये मेरी परसेप्शन है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जो मैं हालात देख रहा हूँ, पीटीआई के अंदर कोई बंदा भी सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीआई के लीडर ने जो टाइटैनिक अपना डुबोया है, या अपना जो त्यारा आसमान से जमीन पे आके खुद मारा है 9 मई को, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है
कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कोई जनाब पॉलिटिक्स कर सकेगा। चौहान साहब जो पीटीआई में गए थे वही इसमें आ रहे हैं। देखिए, हमने तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों बनाई है कि पीटीआई के वो लोग कि जिन्होंने 5 साल से लेके 15, 20, 30 साल, 35 साल इस पाकिस्तान की खिदमत की है एज अ मिनिस्टर, एज अ सूबाई वफाकी मिनिस्टर, एज अ एमएनए, एमपीए, हम उन्हें जाया नहीं होने देंगे। जिन्होंने दिफा भी किया अपने चेयरमैन का हर बयान का। क्या कहा आपने? जिन्होंने दिफा भी किया है उस पार्टी के चेयरमैन का उन 5 सालों में। वही कह रहा हूँ कि जब 9 मई को खुदकश हमला अपने ऊपर करवा लिया पार्टी के चेयरमैन ने, पार्टी को इस हद तक पहुंचा दिया, तो पार्टी के लोगों को जाया तो नहीं होने देना ना। ठीक है, फिर एक प्लेटफॉर्म दिया है कि उस प्लेटफॉर्म से सारे करने के लिए फिर ऐसे जैसे कि मुल्क की खिदमत करनी है। ठीक है, ऐसे में चौहान साहब एक बात और, जब भी पीडीएम से मुताल्लिक आप बात करते थे आप उन्हें 12 मसालों की फ्रूट चाट कहते थे। तो 12 मसालों की फ्रूट चाट उस वक्त देखिए पीडीएम थी, तो आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बनाई गई है। और ये क्यों बनाई गई है कि पीटीआई के पार्टी चेयरमैन ने इस पीटीआई को इस हद तक पहुंचा दिया, फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो जुल्म, जबर, इस्तेहसाल और फसाद फिल अर्ज बर्पा करके कि हम लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने जनाब पाकिस्तान को भी, रियासत को भी और अपनी सियासत को भी बचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि पाकिस्तान के अंदर से फसाद फिल अर्ज की सियासत को खत्म करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम की पॉलिटिक्स की जाए। उसके लिए पंजाब सेंट्रिक नजर आ रहा है ना, लेकिन सारा कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना। अब देखें, कोई बंदा भी जब पैदा होता है तो माँ के पेट से तो या वो 25 साल का या 26 साल का या अफसर या कप्तान या मेजर या सेक्रेटरी या एंकर बन के नहीं पैदा होता। ठीक है चौहान साहब, अभी ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि आगाज़ है, अब आगे चलकर देखते हैं किस तरह और रहनुमा इसमें शामिल होते हैं, कैसे आप लोग जो इस्तेहकाम की बात करें उसके लिए कोई रोड मैप सामने लेकर आते हैं। चौहान साहब साथ मौजूद थे। इस वक्त रहनुमा पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कारा साहब, पहला सवाल तो मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक मामला जिस पर खासी बहस काफ़ी दिनों से हो रही है बिलावल साहब के बयान के बाद, जो बजट का मामला है, जिसमें जाहिर है हमने देखा बाद में कमेटीज भी कायम हुई, मुलाकातें भी हुई, तो सर वो मामला कहाँ पहुंचा? बजट के मामले पर क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एक पेज पर आ गए? जो रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी ने जाहिर की थी वो दूर कर दी गई हैं या हो रही हैं? इसकी बहुत वजाहत हो चुकी हर लेवल पे। ठीक है, दिस क्वेश्चन डज नॉट नीड एनी मोर आंसर। अच्छा, सॉर्ट आउट हो गया, हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत का हिस्सा है और उसमें छोटे मोटे डिफरेंसेस जो है वो लाजमी अमर है, वो एक रूटीन का इशू है, जमातों के अंदर भी होते हैं, ठीक है, इत्तेहादों के अंदर भी होते हैं। और इसमें एक इशू नादरा चेयरमैन की बरतरफी वाला और पीसीबी चेयरमैन, ये भी आपको लगता है कि नॉन इशू हो गया, इस पर नहीं बात करनी चाहिए? देखिए, हर जमात की ख्वाहिश होती है तो उसके कुछ डोमिनेट, उसके कुछ लोग जो है वो हर जमात अपने अपने रखती है, ठीक है, और उसके अंदर कोशिश की जाती है, लेकिन इससे तलखियां इस कदर नहीं जाती। एक फर्द के साथ वो बड़े काबिल आदमी थे, उनको हटाया जाना हम समझते हैं कि इदारे के लिए बेहतरी नहीं है, लेकिन किसी एक फर्द के साथ तो हुकूमतें नहीं चला करती। हाँ, उससे जरूर उस पर व्यू था हमारा, लेकिन नथिंग रॉन्ग। ठीक है कारा साहब, आप पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है बजट के ऊपर, तो उस पे क्या कोई पेशरफ्त है, कोई प्रोग्रेस हुई, क्या मुतालबात आपके मान लिए गए, कोई मुज़ाकरात हुए हैं इस बारे में? आप देखिए, हमारी कमेटी ने जो फ्लड फैक्ट्रीज के इशू के ऊपर बजट में प्रपोजल रखनी थी, उसके ऊपर हमने अपने जो रिजर्वेशन थी, अपनी प्रपोजल थी, वो दी, वो अकोमोडेट हो गई। और ये याद रखिए, बजट हमारे मुल्क में पता नहीं क्या आदाब है कि चीजों को प्रॉपर उस एनालिसिस में देखा, उस तनाजुर में देखा नहीं जाता। मसलन बजट जब पेश होता है तो अगर इसमें तरमीम नहीं होनी तो बजट तो उसी दिन पास हो गया, ऐसे ही है, ज़रा बहस होगी, जमातें उसके ऊपर बहस होती है, हुकूमत के अपने जो मेंबरान होते हैं अपोजिशन के अलावा, वो भी उस पर एतराज फाइल करते हैं, बिल्कुल मोशंस फाइल करते हैं, और एक बेहतर बजट सामने आता है, फिर उसके बाद जाके फाइनल होता है। और उसमें जो भी अच्छी तजावीज होती है, जो गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है, वो एडजस्ट कर लेती है। और बिल्कुल ठीक है, यही प्रोसेस है,
यही प्रोसेस होता है और ऐसा ही होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो चाहे पार्टी के अंदर से या इत्तेहादी जमातों की तरफ से राय आती है। ज़ाहिर है बजट बड़ा दुरुस्त कहा कि वो जो पेश होता है उसके बाद उसमें बहस होती है, फिर वो पास होता है। अब सर आ जाते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक। जब हम पंजाब की बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर एक आम तासुर है पाकिस्तान में कि पंजाब डिफाइंस एवरीथिंग, पंजाब डिफाइंस द सेंटर। कुछ रहनुमा नून लीग के वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद है वो 13 अगस्त की रात तक है। आपकी राय इसमें क्या है? हालात जिस तरह के इस वक्त हैं, क्या ऐसा ही है सर 13 अगस्त की रात तक इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इंतखाबात अपने अपने होंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितना कि इत्तेहाद दोबारा करना है कि नहीं करना गवर्नमेंट के लिए? इत्तेहाद करने या ना करने का पहली बात तो ये कि हालात पर डिपेंड करता है, और दूसरा ये फैसला हमारी क़यादत करेगी प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद। आपने जिन लोगों से पूछा वो शायद ताकतवर लोग होंगे, उनको खबर होगी। मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है। जब मेरी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन होगी जी, मैं अपनी राय दूंगा और फिर जमात जो फैसला करेगी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है साहब। एक मामला और उस पर मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे गुफ्तगू करना। एक सानहा जो हुआ कश्ती हादसा यूनान के साहिल के करीब, जिसमें कई पाकिस्तानियों की जानें चली गई, 12 सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे जो कि उसमें बच पाए हैं। चूँकि हम खारियाँ की बात करें, लाला मूसा की बात करें, गुजरात या आसपास के इलाकों की बात करें, इस बेल्ट की बात करें, एक आम तासुर है कि यहाँ से ज़्यादा लोग जाते हैं रोज़गार की तलाश के लिए बाहर के लिए। आप ज़ाती तौर पे कोई कोशिश कर रहे हैं सर? चूँकि ज़ाहिर बहुत से ख़ानदान ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे भी कांटेक्ट किया होगा, जिनको नहीं पता उनके प्यारे कहाँ हैं, कांटेक्ट ज़ाहिर है नहीं उनके पास, वज़ारत ख़ारजा से पूछते हैं। अब ज़ाहिर चूँकि ऐसा रास्ता अपनाया गया जिसकी कोई डिटेल्स सामने नहीं आई, तो खैर साहब आपका ज़रा हल्का भी है वहाँ पे ऐसे मामला को किस तरह से आप डील करें, कैसे लोग आपसे बात करें, कैसे आप उनका कोई कांटेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, गुजारिश है कि ये बहुत ही तकलीफ में बहुत बिल्कुल, और ये अनफॉर्चुनेटली पहला नहीं है। बिल्कुल, इससे पहले भी कई हादसे जिसमें हमारे बच्चे अपनी जाने गंवा चुके हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारा इलाका चूंकि इंडस्ट्रीज लोकल है, कोई छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, बरानी इलाका है, सो रोजगार इतने नहीं है। और फिर ये भी है कि अगर एक बच्चा पिछले साथ वाले घर का बाहर गया और उसके घर के हालात बदले तो मेरे घर के बच्चे की भी कोशिश होगी कि वो भी जाए। ऐसे ही है, और उसके लिए वो तमाम तर तकालीफ को हर चीज तो चार के चल निकलते हैं, सारे रिस्क लेते हैं। मैंने उन खानदानों से ताज़ियत भी की है, अफसोस भी किया है, आप भी कर रहे हैं, सारी कौम इस वक्त सो रही है। और हम उन बच्चों को, मैं भी फॉरेन ऑफिस ये नहीं डायरेक्टली भी यूनान की एम्बेसी के साथ और पाकिस्तान एम्बेसी यूनान में जो है उनके जरिए भी मुकम्मल तौर पर उनसे राब्ते में थे। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूनान में बसते हैं, जो मौके पे पहुंचे, जहाँ पे डेड बॉडीज हैं, जहाँ पे जो लोग अस्पतालों में हैं उनका चेक करने के लिए। और अब प्रोसेस क्योंकि जारी है शनाख्त का डेड बॉडीज की, और वो सिवाय जो प्रोसेस है डीएनए टेस्ट का, वो फैमिली के साथ डीएनए टेस्ट लेके तो भिजवाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला उन खानदानों को सब्र दे और उन खानदानों को जन्नत की जगह दे। और रिस्क के लिए सिर्फ आपके इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम कर दिया। सिर्फ मेरा इलाका नहीं है, देखिए कितने लोग आज़ाद कश्मीर से हाँ, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से और खास तौर पर उन बहनों भाइयों से जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और अपने बच्चों को जो बाहर जाना चाहते हैं, सबका हक है, रोजगार कमाना हक है। हमारे मुल्क में इतना रोजगार है नहीं कि हम लोगों को रोजगार दे पाए सबको, लेकिन इलीगल मीन से जाने के नुकसान बहुत हैं। खुदारा इस वक्त यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स मौजूद हैं, एडवर्टाइज होती हैं, आप हुनर सीख लें और लीगल रास्ते से करें कि इन दरिंदों के हाथों चढ़ के और लाखों रुपए, ये 35-35, 40-40 लाख रुपया लेते हैं, ये आप इनके पैसे भी जाया होते हैं, कई महीने ख्वारियां होती है, बड़े बड़े रिस्क होते हैं। आप हुनर सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, आप नर्सिंग सीख लीजिए, आप कुकिंग, बहुत अहम बात है, आप प्लम्बर्स का ये बहुत अहम बात है, चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान बड़ा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बाहर दे सकता है विद लीगल वे। बहुत बड़ी डिमांड है और पाकिस्तान उस डिमांड के लिए सप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुनासिब बात है सर कि हमें अपना हुनर सीखना है, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना है। इतनी गुजारिश करूँ कि आप बाकायदा ये हुनर सीख के
सरकारी तौर पे ऑफिशियली पासपोर्ट पे वीजा लगवा के बिल्कुल लीगल तरीके से जा सकते हैं, बैठ के सेफ तरीके से जा सकते हैं, यही जान कमा सकते हैं। खुदारा अपने बच्चों को इस तरह रिस्क में मत डालिए। रिस्क इंशाल्लाह मिलेगा, अल्लाह देगा, और उसमें बेहतरी के समान इंसान को करने की हुक्म है, करने चाहिए, लेकिन लीगल वेज मौजूद है। मैं फिर गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जाके एडजस्ट हो। अल्लाह करे सर ऐसे ही हो, ये बहुत अहम बात है और ज़ाहिर है इस पर हम सब की तरजीह होनी चाहिए कि हुनर सीखना है और लीगल रास्ते से जाना है। ज़ाहिर है रोज़गार की बात करते हैं, बड़ा अगर रोज़गार के मौके नहीं है तो आपने जाना है बाहर, लेकिन लीगल तरीके से। कारसा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। 14 जून जनूबी यूनान के साहिल पर डूबने वाली कश्ती जिसमें 500 से ज़ायद अफराद सवार थे, ताहम यूनानी हुकाम ने अब 104 अफराद को ज़िंदा बचाने और 82 लाशें निकालने की तस्दीक की है। जबकि इस हादसे में बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की बात की जाए तो कुछ अफराद के मुताबिक कश्ती में लगभग 350 पाकिस्तानी शहरी शामिल थे, जिनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़रा बलोच साहिबा। ज़रा हमने अपडेट्स उनसे लेनी है, सबीन के तो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है हम तक? बिल्कुल जी, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुमताज़ साहिबा ये बताइएगा कि इस वक्त की आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कश्ती में कितने पाकिस्तानी सवार थे? देखें जी, हमारी पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी और यही हमने अनाउंस किया था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो फैक्ट्स हैं और जो डाटा हमें मिला है अभी तक ग्रीस से, उसके मुताबिक हम अभी तक कंफर्म नहीं कर सके कि लेकिन कोई डाटा जो आप लोगों ने मुरतब किया हो? हाँ जी, ऐसे है कि लोगों की हमारी एम्बेसी को कॉल्स आई हैं जिनको खदशा है कि उनके रिश्तेदार, उनके अजीज इस कश्ती पे सवार हैं। वो हमने डाटा कंपाइल कर लिया है, लेकिन वो भी उन लोगों के पास भी कोई कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो वाकई इस कश्ती पे सवार थे। उनको खदशा है कि वो लोग इस कश्ती पे सवार थे। तो हम लोग अब ग्रीक हुकाम के साथ जो चीज़ जिस पर काम कर रहे हैं वो उन डेड बॉडीज की शनाख्त है DNA सैंपलिंग के थ्रू, जो इस वक्त तक रिकवर हो चुकी है। अच्छा, जो जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानी हैं, उनके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है? अभी कोई मिला हो, किसी की तलाश जारी हो, या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाटा आपसे शेयर किया गया? या उनमें भी 2 जो हॉस्पिटलाइज थे उनके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ जी, वो बिल्कुल उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सिर्फ एक अच्छी खबर यह है कि जो 2 हॉस्पिटलाइज थे उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, तो अभी 12 पाकिस्तानी खैरियत से हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई और जिंदा रिकवर होने की कोई इतलात नहीं है। ठीक हो गया। अब मुमताज़ साहिबा, वज़ारत ख़ारिजा की अगर हम बात करें तो वो क्या इमदाद फराहम कर रही है उन पाकिस्तानियों को जो कि इस हादसे में ज़िंदा बच गए हैं? इनकी साथ हमारे एम्बेसी के हुकाम की मुलाकात हो चुकी है और हम ग्रीस के हुकाम के साथ भी राब्ते में हैं। अभी इस वक्त कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं जिसमें इस कश्ती की जो ऑपरेशन है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन है, किस तरह से लोग चले, क्या उनका वहाँ पे रास्ते में क्या हुआ और किस तरह हादसा पेश आया। तो इस वजह से अभी इनकी जो भी लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी लोग रिकवर हुए हैं उनकी अभी इस वक्त ठीक है। और मुमताज़ साहब, ज़रा तुम कश्ती हादसे की बात करें, लेकिन चूंकि हेल्पलाइन पे बहुत सी और कॉल्स आई होंगी, लोगों ने बताया होगा कि उनके प्यारों से उनका राब्ता नहीं है, चूंकि तो एक कश्ती की बात है ना, इसके अलावा भी ज़रा हम देखते आए हैं कि बहुत से पाकिस्तानी वाया दिस रूट जाते हैं। कितने पाकिस्तानियों ने राब्ता किया जिन्होंने कहा हो कि हमारे अपने प्यारों से राब्ता नहीं है इस कश्ती के अलावा? अच्छा, वो उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो आप अगर वजारत दाखिला से लें, क्योंकि वो डाटा FIA और वजारत दाखिला वाले इकट्ठा कर रहे हैं और पुलिस अथॉरिटीज कर रही हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो उन लोगों की है जिनको खदशा है कि ये इस कश्ती पे सवार थे। और क्या खवातीन और बच्चों के हवाले से कोई मालूमात सामने आई हैं? हाँ जी, हमारे पास खवातीन और बच्चों की इंफॉर्मेशन नहीं आई है इस तरह से। ठीक है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं है, क्योंकि एक पाकिस्तानी जो केस में बच गया है, जो उसने बयान दिया था, जो खबरें सामने आई थी
उसमें था कि उसकी फैमिली उस कश्ती में सवार थी। बहरहाल ये भी चीज़ें सामने आना बाकी हैं कि कितने ख़वातीन कितने बच्चे उसमें सवार थे। बहुत शुक्रिया, मुमताज़ ज़रा बलोच साहब साथ मौजूद थी और अपडेट शेयर कर थे। लेकिन लास्ट में जब बात हुई सभी उन्होंने कहा था जो फिगर है वो तशवीशनाक है, लेकिन ज़रा वो FIA या वज़ारत दाखिला के हुकाम बताएंगे कि कितने पाकिस्तानी इस वक्त लापता हैं इस कश्ती के अलावा भी। चूँकि ज़रा इस वक्त जब नेटवर्क की बात करते हैं उस नेटवर्क की जो लोगों को इस रास्ते से लेकर जाते हैं वो भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। बिल्कुल, तो कोई भी इंफॉर्मेशन अभी शेयर करना स्पेशली नंबर्स के हवाले से वो मेरे ख्याल में वाकई एक जिम्मेदारी वाली बात है, तो उसके लिए हम सबको इंतजार करें। फिलहाल ये है कि दुआएं करें उन सब के लिए जो हलाक हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और साथ साथ ये है कि जो बिछड़ चुके हैं प्यारे अपनों से उनके लिए भी दुआ करें, राब्ता नहीं कर पा रहे हैं उनका राब्ता हो सके और खैर खैरियत से वो अपने प्यारों के पास पहुँच जाए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। बहरी ओकियानूस में टाइटैनिक के मलबे की सयाहत के दौरान हादसे का शिकार होने वाली आबदोज़ टाइटन, इसके मामले पर आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है जहन में कि जब भी ऐसी कोई सबमरीन जाती है, जब टूरिज़म की हम बात करते हैं, जो ज़ाहिर सयाहत के लिए जो जाती हैं, हुआ क्या होगा वहाँ पर। ये जो लापरवाही की अगर एक सवाल उठता है तो आखिर क्या हुआ होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और प्लस एडवेंचर टूरिज्म की जब हम बात करते हैं या एक्सट्रीम एडवेंचरिज्म की बात करते हैं तो उस पर सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं हमें रिटायर्ड कमांडर वसीम अहमद साहब एंड एक्सट्रीम एडवेंचरिस्ट नमीरा सलीम ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है आप इसको फॉर श्योर देख रहे होंगे सारे मामले को, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे आपने उसका एनालाइज भी किया होगा। आपकी रीडिंग क्या है कि हुआ क्या होगा, या ये जो हुआ जिस तरह से लापता हो जाना या बाद में उसके बाकियात का मिलना, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है जब इस तरह से कुछ सबमरीन लापता हो जाती है उसके बाद इस तरह से ढूंढा जाता है, या कि कुछ और तरीक़ेकार होते हैं? ढूंढने का तरीका तो यही होता है, ठीक है, लेकिन आज सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने इत्तला दी है कि संडे के दिन ही जब ये सबमरीन लॉन्च हुई थी, सबमर्सिबल एक्चुअली जी, तो उन्होंने एक धमाका सुना था और उसकी इत्तला ये सबमर्सिबल के जो ऑपरेटिंग कंपनी है उनको इत्तला दे दी थी उसी वक्त, लेकिन उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने ये सारा सर्च होने दिया। अच्छा, वरना US नेवी को ये बात संडे को पता चल चुकी थी। अच्छा, ठीक है। इस तरह से की वजह से बताना नहीं चाह रहे थे सर। यहीं पर जो टेक्निकल वजूहात भी सामने आ रही है ना कि इसकी कैपेसिटी नहीं थी इतने गहरे पानी में जाने की, पानी का प्रेशर बर्दाश्त करने की, और फिर कहा जा रहा है पुराना जो मुलाजिम है वो भी कह रहा है कि किसी किस्म की इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है और बताया गया था कि इसकी कैपेसिटी ही नहीं है इतने गहरे पानी में जाने की। तो इतनी मतलब 5 लोग वहां पर थे, 5 जाने थी, रिस्क किस तरह से लिया गया, इतनी लापरवाही किस तरह से बरती गई? नहीं, ये तो सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? ये तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्टेड इक्विपमेंट नहीं था, वरना पिछले 2 साल पहले ये 3 डाइव्स इस किस्म की कर चुकी थी ये सबमरीन, ये सबमर्सिबल। तो इसलिए जो भी उस कंपनी के CEO थे उनको तसल्ली थी कि भाई ये एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह होती रहती है, लेकिन हमने इसको टेस्ट कर लिया है, क्योंकि पिछले 2 या 3 साल से ये काम कर रहे थे ये। लेकिन चूंकि ये मटेरियल टेस्टेड नहीं था और ये कार्बन फाइबर उसमें इस्तेमाल हुआ था पार्टली, वैसे तो टाइटैनिक की हल थी, ये टाइटेनियम की, और अच्छी खासी 13 इंच मोटी हल थी इसकी सबमर्सिबल की। लेकिन चूंकि ये कार्बन फाइबर मैंने तो पहले कभी नहीं सुना था कि सबमरीन्स की बिल्डिंग में ये इस्तेमाल होता हो। आमतौर से सबमरीनों में स्टील ही इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा गहरी जा रही थी सबमरीन, इसलिए इसमें शायद स्टील से भी गुजारा नहीं होता होगा, तो टाइटेनियम, पार्टली टाइटेनियम की हल थी इसमें और पार्टली कार्बन फाइबर की थी। अब कार्बन फाइबर इतनी कोई टेस्टेड चीज नहीं है, तो इसलिए गालिबन ये हादसा पेश आया। लेकिन वो क्योंकि CEO खुद इस कंपनी का इस मिशन में मौजूद था, तो उसने ये रिस्क लिया कि भाई हम पिछले 3 दफा तो ये डाइव कर ही चुकी है सबमरीन, तो अब भी कर लेगी। लेकिन गालिबन चूंकि ये
साइंटिफिकली टेस्टेड मटेरियल नहीं है कार्बन फाइबर, तो इम्प्लोजन हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। नमीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नमीरा, आपसे इस पूरी सिचुएशन पे जानना चाहेंगे। जाहिर है टेक्निकल वजूहात जो हैं वसीम साहब ने ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस चीज़ पे भी रोशनी डालें। तो सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू होगी। अमूमन जब इस तरह के एडवेंचर्स सामने आ रहे होते तो लोग ये सवाल ज़रूर उठाना शुरू कर देते हैं कि क्या ज़रूरत थी इतने पैसे लगाने की इस एडवेंचर पर, या क्या ज़रूरत थी अपनी जान का रिस्क लेने की। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखती है एज एन एडवेंचरर? कहने को तो लोग यही कहते हैं बिकॉज उन्होंने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, और मैं भी एक हद तक अग्री करती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि ये जो वेसल थी ये टेस्टेड नहीं थी और ना ये सर्टिफाइड थी। दुनिया में ऐसी 10 वेसल्स हैं जो जाती हैं और वो सब सर्टिफाइड हैं। तो ये बहुत गलत हुआ कि इस कंपनी ने इसको प्रीमेच्योरली पब्लिक के लिए इंगेज किया और टूरिज्म के लिए इसको यूटिलाइज किया। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो हमारे मुल्क से भी 2 गए और बाकी लोग गए, तो जो एडवेंचरर्स होते हैं उनकी जो स्पिरिट होती है वो ऐसे ही होती है, रिस्क टेकिंग होती है, डेयरिंग होती है। मैंने खुद एवरेस्ट से जब स्काई डाइव शुरू हुई थी, तो वो दुनिया की जो पहली स्काई डाइव 2008 में एवरेस्ट से शुरू हुई थी, तो मैंने भी वहाँ जाके उस इनॉग्रल स्काई डाइव्स में टैंडम स्काई डाइव की थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से। तो मेरे सामने भी 17 लोगों की डेथ हुई, एक जंपर्स का क्रैश हुआ रॉक्स में। तो जैसे मेरी मदर जो उस वक्त शी वाज अलाइव, तो वो मुझसे बहुत अपसेट होती थी, हर रोज कहती थी आ जाओ वापस। तो ये जो स्पिरिट है एडवेंचरस लोगों की, इसको आप कर्ब नहीं कर सकते। और जो लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हुई है, वो यही उनको इस तरह ही देखा जा रहा है कि दे वर हीरोज एंड यू नो इन देयर ओन स्पिरिट उन्होंने एक डेयरिंग जो एडवेंचर किया, उससे बाकी लोग जो है मतलब आई गेस इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम गलती इसमें ज्यादा कंपनी की है। लेकिन उस कंपनी की जब हम बात करें, उस गलती की हम बात करें, जाहिर है उस पर ये सवाल उठता है कि क्या इसने रास्ता बंद या रोक नहीं दिया एडवेंचरर्स के लिए इस एक इंसिडेंट ने? देखिए ये तो एक वन ऑफ अ काइंड वेसल है जिसमें 5 लोग गए। नॉर्मली होता ये कि इस तरह की जो वेसल्स जाती हैं टाइटैनिक तक, वो छोटी होती हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग जाते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा इसको ज्यादा कमर्शियल लेवल पे बनाया था, विच इज वाई ये थोड़ी बड़ी भी थी और इसमें 5 लोग भी गए। और जितनी बड़ी वेसल होती है उतनी मुश्किल से वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है पानी, इतनी ज्यादा पानी की डेप्थ में। तो इन्होंने ये एडवेंचर एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिल्ड की थी, एंड इट वाज नॉट करेक्ट कि विदाउट एनी रेटिंग एंड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज की तरफ से इसको इन्होंने किया इस तरह से। तो अगर आप देखें जेम्स कैमरून जो एक डायरेक्टर है हॉलीवुड के, फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने टाइटैनिक बनाई। उन्होंने अपने लिए खुद एक वेसल तैयार की जिसमें वो खाली अकेले गए हर दफा टू गो एंड यू नो डाइव इनटू द टाइटैनिक, और उसकी सारी जो उन्होंने वहां पे जाके मालूमात की और फिल्म बनाने से पहले। और ऐसी वेसल्स हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 लोग जाते हैं, मैक्सिमम 3। तो ये इट वाज नॉट वायबल कमर्शियली। तो ये मतलब एक तरह से टेस्टेड नहीं थी, और जाहिर है इस हवाले से चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं कि उस लिहाज से इसको नहीं, पूरा ये जो ट्रिप था जो कि कई मरतबा पहले भी हो चुका है और सेफली लोग वापस भी आ चुके हैं ये सफ़र करके, लेकिन जाहिर है जब लिखी होती है ये, लेकिन जाहिर है गलतियां भी जो वो भी सामने आती हैं। वसीम साहब, इतना वक्त क्यों लग गया इस सबमरीन को ढूंढने में या ये इंकशाफ करने में, ये तस्दीक करने में कि 5 लोगों की डेथ हो चुकी है? बस चूंकि डेफिनेट नहीं था कि ये आवाज किस चीज की है, इसलिए वो अपनी तरफ से तसल्ली कर रहे थे कि और छानबीन कर लें। लेकिन तो मतलब अब चूंकि उसकी रैकेज मिल गई है तो पता चल गया है कि उसके अनाउंस भी कर दिया। ठीक है, ऐसे सफर की सिग्निफिकेंस क्या होती है? ज़ाहिर है ये तो एक लापरवाही की मिसाल है हमारे सामने कि थोड़े बड़े साइज़ की थी, लोग ज़्यादा थे, टेस्टेड नहीं थी, सर्टिफाइड नहीं थी। लेकिन ऐसे किसी भी एडवेंचर के लिए इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट, अगर सबमरीन की बात करें, सिग्निफिकेंस क्या होती है? सिग्निफिकेंस यही होती है कि अनफॉर्चुनेटली नमीरा, मैं वसीम साहब से मैं चाहता था इस पर रिस्पॉन्ड कर देते। वसीम साहब जी, फिर आप The desire for heroism, nothing else. Okay. नमीरा, आप रिस्पॉन्ड करें इसको, क्या सिग्निफिकेंस है ऐसे एडवेंचर की? आई थिंक हीरोइक स्पिरिट तो जाहिर है हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए फॉर द पीपल जो उसमें थे, जिन्होंने रिस्क ली।
मगर आई थिंक दे वर नॉट अवेयर। तो ये अनफॉर्चुनेटली जब हमने फ्लाई करना शुरू किया इस दुनिया में, तब भी बहुत एक्सीडेंट्स हुए, इस तरह की चीजें हुई। स्पेस टूरिज्म में ये हुआ कि हमारी अपनी वर्जिन गैलेक्टिक की शिप का क्रैश हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली जब एक नई चीज शुरू की जाती है तो उसमें शुरू में जो सैक्रिफाइसेस हैं वो जो लोग देते हैं उनकी वजह से आगे जाके ये चीजें डेवलप होती हैं। इसमें एक मैं मतलब एडवोकेसी करूंगी इस कंपनी की कि अनफॉर्चुनेटली ये भी सुना गया कि इनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया और कोई ग्रांट्स नहीं दिए, इसलिए इन्होंने इसको इस तरह से बनाया कि जो चीजें उनके पास अवेलेबल थी, जो इक्विपमेंट और वो जो जॉयस्टिक थी जिससे वो कंट्रोल कर रहे थे अंदर, but that's not justified. जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया तो आप 5 जानों का रिस्क नहीं ले सकते। गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने अगर नहीं सपोर्ट किया कंपनी को, नहीं वो ने डेफिनेटली प्रीमेच्योरली इसको नहीं लॉन्च करना चाहिए था कमर्शियल लेवल पे। हाँ, साइंटिफिक लेवल पे और एज अ प्रोटोटाइप एक्सपीरियंस लोग जाके उसको जरूर टेस्ट करते। दैट आई एग्री। टेस्टिंग के लिए एज अ प्रोटोटाइप इट वाज रेडी, बट नॉट फॉर कमर्शियल टूरिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली टेस्टिंग में भी हमारे अपने टेस्ट पायलट्स हैं जिनकी क्रैश हुआ है ऑन द वे टू स्पेस टूरिज्म एंड स्टार्टिंग कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स। तो टेस्टिंग फेज में जाने जाती हैं, उससे अनफॉर्चुनेटली लॉस होता है, मगर आगे जाके एक चीज डेवलप भी होती है। तो यहाँ पे इस कंपनी ने जो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को इंक्लूड किया इस फ्लाइट में वो बहुत गलत था इस एक्सपीडिशन में। मगर एज देमसेल्व्स टेस्टेड एंड दे शुड हैव gotten they should have, yes, they should have done that. ये टेस्टेड होनी चाहिए थी, सर्टिफाइड होनी चाहिए थी। इनोसेंट होती है। और जो लोग गए जो वो तो सिर्फ एडवेंचर के लिए गए थे। yes, they were not that experienced. बाकी जितने लोग थे they were more experienced, उनको फिर भी पता था कि what they are getting into। और ये शिप इतनी प्रेशर जो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसकी ये भी वजह है कि ये तीसरी चौथी दफा जो भी गई है तो उस पर प्रेशर बिल्ड होता गया। अगर पहले भी होता गया जी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्ड हुआ और उनका ये प्रोटोटाइप का कोई बैकअप नहीं था, तो इन्होंने इसी को भेजा आगे। तो ये गलत है, ये ज़ाहिर गलत है, जिसकी वजह से जाने गई हैं, जिसकी वजह से एक दुख और तकलीफ हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है उन फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, अदरवाइज एज अ होल भी हम उसको फील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवीरा, बहुत शुक्रिया कमांडर वसीम साहब साथ मौजूद थे। और इस सानिया कहेंगे इसको, लोगों की जाने गई हैं इसमें, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। इस्लामाबाद और पंजाब में गर्मी की गैर मामूली शिद्दत महसूस की जा रही है। सब महसूस कर सकते हैं गर्मी। और सुबह जब आप घर से निकले तो पता चला कि वैसे जो मेरी बात थी है कि अभी हम जरा कंफर्म भी करते हैं कि ऐसा होता है कि हर साल हम कह रहे होते हैं इतनी गर्मी, हम कहते हैं ऐसी गर्मी पहले कभी मैंने नहीं देखी ऐसी गर्मी। अमूमन लोग आपने नहीं देखी कभी? नहीं, इस्लामाबाद में नहीं देखी, वैसे तो इससे भी ज्यादा गर्मी देखी है। अच्छा, वैसे अस्पतालों में जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि हीट वेव की वजह से निपटने के लिए इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, घरों में रहें, ऐसी जगहों पे रहें जो कि ठंडी जगह हो, अपना बहुत पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हम डिस्कस करें, लेकिन इस वक्त क्या एहतियाती तदबीर मज़ीद हम सबको अपनानी चाहिए, इस हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़ईम ज़िया, DHO इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वेलकम टू सुब से आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबिन साहिबा। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की, मैं ज़रूर चाहूँगा शेयर कीजिएगा। ज़रा कहा जा रहा है कल तक ये हीट वेव रहेगी, क्या देख रहे हैं आप अस्पतालों में, क्या हालात आप देख रहे हैं, और फिर ज़रा हम एहतियात पर भी बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि वफाकी वज़ारत सेहत के ज़ेर तमाम इंतज़ाम जो हेल्थ ऑफिस है, हमने जो हीट एडवाइजरी जो है हमने जारी कर दी है। ये एडवाइजरी है और हमने अलर्ट जारी करते हैं किसी भी इवेंट के या किसी भी सेहत से रिलेटेड कोई इस तरह का वाक़या होने वाला हो तो हम एडवाइजरी जारी करते हैं ताकि लोग उसको अमल दरामद कर सकें। और बहुत शुक्रिया आपने इवेंट अपना जो सेगमेंट रखा है, इसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सकेंगे कि हीट वेव के अंदर जो है आप लोगों ने क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ना सिर्फ लोगों ने, बट उसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे अस्पताल हैं उनका क्या लायहा अमल होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो लास्ट ईयर जो महकमा मौसमियात ने जो एडवाइजरीज जारी किए हैं और इस मरतबा जो किए हैं उसको देखते हुए ये ज़रूर लग रहा है कि गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ और आप लोग भी बात कर रहे थे, तो ये ज़रूर है। लोगों को, वो लोग ये इसमें ज़्यादातर जो प्रोन लोग हैं वो बड़ी उम्र के लोग हैं, एथलीट्स हैं, और वो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, जो धूप पे काम करते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ जाना और उसकी वजह से जो है एग्जॉशन हो जाना,
और आपके नमकियात का इम्बैलेंस हो जाना जिस्म के अंदर, तो उसके लिए आपको ना हर वक्त जो है पानी पीते हुए कम पानी पीते रहें, दिन भर पानी पीते रहो, पानी की बोतल साथ रखें। और साथ और डॉक्टर साहब ये जाहिर है हम जनरली समर्स में ये एहतियात हम कहते भी हैं करनी चाहिए। आप अपने आप को कोशिश करें कि आप छांव में रहें, धूप से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। लेकिन नॉर्मल समर्स में और इन 3-4 दिनों में जब हम कहते हैं हीट वेव है, इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिएगा कि इस डिफरेंस का या इस हीट वेव का इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे आप धूप में गए, कुछ देर आप धूप में रहे, डायरेक्ट कांटेक्ट था आपका सन से, आई मीन सन रेज से, तो फिर होता क्या आपकी बॉडी के साथ? देखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर को हो जाना जो है वो हीट वेव है ना। आपकी एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? वो लोग जो नॉर्मल दिनों में बाहर जाते हैं उनके ऊपर वो असरात सूरज की या उस गर्मी के नहीं पड़ते जो इस हीट वेव के दौरान पड़ेंगे। और उसके बाद जो इनका जो मतलब स्वेटिंग के जरिए या पानी ना पीने की वजह से या धूप के एक्सपोजर की वजह से उनको हीट एग्जॉस्शन हो सकती है। ये स्टेप 1 होता है। हीट एग्जॉस्शन में आपको डिजी फील करते हैं, आपको चक्कर आ रहे होते हैं और आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल ये नॉर्मल सा चक्कर है, इससे कुछ नहीं होता, 2-3 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद फिर आपको हीट स्ट्रोक होगा। हीट स्ट्रोक में जो है ना बॉडी जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पा रही होती और उसकी वजह से आपका टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो कि जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, उसके आपके काफी सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि घर में बेवजह बाहर ना जाएं। वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं चाय का बंदोबस्त जरूर करें और पानी जरूर पीते रहें। और ये मैं एडवाइस जरूर करूंगा कि जो निमकोल का पानी है वो साथ जरूर रखें थोड़ा थोड़ा। और जो लोग हाइपरटेंशन के वो अपने डॉक्टर से जरूर इसके ऊपर बात करें, लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए हम बताना चाहेंगे। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने ये तो बता दिया कि किस तरह की एहतियात करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लोग शायद उनको बहुत टाइमली पता नहीं चल पाता कि उनको हीट स्ट्रोक हो गया है। क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या अलामात होती हैं जिसके बाद फौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फौरन जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए? जी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हीट एग्जॉस्शन जो है वो स्टेप 1 होगा कि आपको डिहाइड्रेशन होगी, आपको चक्कर आएंगे, डिजी फील करेंगे और आपको लैक ऑफ एनर्जी होगी और ये मेजर सिम्टम्स हैं। जब आपको ये होना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल आराम करें, ठंडा पानी जरूर पिएं और जो हीट स्ट्रोक को बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है, आपको अगर ये पता लगे कि हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या है, उस दौरान में बर वक्त डॉक्टर के पास जाके अपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको इलाज कराने में मदद। और क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप बाहर हैं तो ही आपको हीट स्ट्रोक होगा? यानी आप अगर किसी छाँव में भी हैं, किसी ऐसी जगह पर भी हैं, फॉर एग्जांपल लाइट नहीं, यानी लोड शेडिंग है, पंखा भी नहीं चल रहा, भले आप सूरज से आपका रेज से तो दूर हैं, लेकिन आप उस जगह पर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तब भी हो सकता है हीट स्ट्रोक? बिल्कुल हो सकता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी होती है। आप अगर आप ये तमाम नमकियात और पानी वगैरह आप रेगुलरली इस्तेमाल करते रहो, थोड़े छोटे मील्स लेते रहा, बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रिवेंटिव मेजर यही है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, बार बार पानी पिए। निमकोल का आपने जिक्र किया, यानी सॉल्ट इंटेक अच्छा होना चाहिए और हर थोड़ी देर बाद पानी का इंटेक होगा। अगर स्वेटिंग हो भी रही है तब भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता रहेगा 37 डिग्री पे। डॉक्टर सईम साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और मैं क्या एहतियात करने इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं, अपने दांत दिखाते आ रहे हैं। ये दिखाएं, हम चेक करें सर आपके दांतों में कीड़ा है कि नहीं। देखने तो पता चल जाता है ना आपके दांतों में कीड़ा है कि नहीं है। अमूमन बहुत सारे लोग स्माइल नहीं कर पा रहे होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते बिल्कुल भी कि वो स्माइल करें। वो कहते हैं हमारे दांत खराब हुए हैं, कि वजूहात क्या होती हैं? एक तो ये वजूहात जो हमें पता है, आम इंसान को जो पता होती है वो ये कि आप जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मीठा बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, टाफियां और बबले टाफियां बबले खा रहे हैं, बच्चे बहुत खाते हैं और उनकी शुगर कैरीज हो, उनको दांतों को कीड़ा लग जाए, दांत खराब हो जाए। उसके बाद बच्चे बड़े बहुत परेशान हो जाते हैं उन बच्चों को देखते हैं, उनके दांतों की सफाई नहीं हो पाती उस तरीके से। और ये वजह ये होती है जनाब के बच्चे शुरू में ब्रश नहीं करते। अगर ब्रश करते हैं तो ना ब्रश करने की टेक्निक पता है, ना उनको पता है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे बड़ों को भी नहीं पता। एब्सोल्युटली राइट। बच्चों की बात इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि बच्चे अगर सही सीख जाएंगे तो बड़े होते तक ठीक रहेंगे, दांत उनकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होती है। अदरवाइज क्या होता है कि पता ही नहीं उनको ब्रश कैसे करना है और ब्रश कब करना है। नॉर्मल क्या है जी, यूं ब्रश और सुबह के टाइम में। आप अगर रात में करेंगे ब्रश खाने के बाद
वो भी जख्मी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे, ये सारी टेक्निक्स, ये सारी टिप्स आज हम लेंगे। और आपने टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है? मैं तो वैसे कोलगेट करती हूँ। कोलगेट मैक्सिमम करती हैं? कोलगेट मैक्सिमम मैं तो वही इस्तेमाल करती हूँ, वही करता हूँ क्योंकि वो इतना रिफ्रेशिंग सा होता है और सूदिंग होता है आपके दांतों के लिए कि अमूमन आपको अगर दर्द हो रहा है या हम कहते हैं ना मसूड़ों में दर्द हो रहा है या इस तरह की जलन हो रही है, तो वो उससे जो है थोड़ी सी ठंडक मिलती है, फ्रेशनेस आती है। जी, आप जरूर बताएं आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर जौरिया अजहर साहिबा, प्रोफेसर इन ओरल पैथोलॉजी, वाइस प्रिंसिपल हैं एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज और एग्जीक्यूटिव मेंबर है IWCCI, और इसके अलावा फर्स्ट प्रेसिडेंट्स बिजनेस वुमेन अवार्ड भी इनको मिला है 2022 में। वेलकम करते हैं, बाकी सारे सवाल उन्हीं से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, जितना नॉलेज हमारे पास था हमने झाड़ दिया यहाँ पे। अब आपने हमारी गलतियां नहीं निकाली। ये वो सारा नॉलेज था जिससे हमें घर में डांट पड़ती है, अम्मी से अब्बू से हमेशा से हम डांट के मीठी चीजें नहीं खानी। कितना खा सकते हैं मीठा हम? तो यही है ना कि जो बड़े बूढ़े बात करते हैं उसमें हमेशा देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ जो हमारे बुजुर्ग बातें करते थे, उनकी इतनी साउंड साइंटिफिक बेस और साइंटिफिक नॉलेज, उसका सपोर्ट है। अब क्या मैं क्या बताऊँ, मीठा जो है ना आप जितना मर्जी खा लें, डायबिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, लेकिन वैसे बट प्रोवाइडेड कि आप इमिडिएटली आफ्टर ईटिंग मीठा या एनी टाइप ऑफ कार्ब्स आप दांत साफ कर लें। तो मीठा जो है ना वो आपके दांतों को नुकसान उस वक्त पहुंचाता है जब वो दांतों में फंसा रह जाता है। ये जो कार्ब्स हैं, जो स्टार्च है, जो फर्मेंटेबल होते हैं, बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट कर देता है एसिड में, एंड दिस लीड्स टू कैविटी। तो ये जो कैविटीज बनती है ना दांतों में, वो इस वजह से बनती है, बैक्टीरिया प्लस जो आपने खाया हुआ होता है। अगर आप उसको खाते ही फौरन साफ करके निकाल दें कि दांतों से, तो नहीं होगा। बैक्टीरिया अगर होगा भी तो भी वो कैविटी नहीं बना सकेगा। और इसमें जरा सिर्फ ब्रश नहीं, इसमें टूथपेस्ट बहुत अहम है। फॉर एग्जांपल हमने जिक्र किया कोलगेट मैक्सिमम का, तो हम सवाल भी कर लेते हैं आपसे, कोलगेट मैक्सिमम टूथपेस्ट इस्तेमाल करना क्या फ़ायदा है उसका? देखिए, मिनरल्स तो अब हम सबको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए। हमारी बोन्स मिनरल से बनी हुई हैं, दांत मिनरल से बने हुए हैं, हमारे नेल्स, हाथ, जो बाल हैं सब मिनरल से बने हुए हैं। जो कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है ना, इसमें 3 वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आ देयर जो आपके दांतों के लिए और हड्डियों के लिए दोनों के लिए बड़े ज़रूरी हैं। कैल्शियम तो हम सब जानते हैं, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट। तो इस पे जो उसकी रिकमेंडेड डोजेज है वो मौजूद है, और दांत एब्जॉर्ब करते हैं आप जब इससे दांत साफ करते हैं। तो जब टीथ इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो बैक्टीरिया इवन वहाँ मौजूद भी हो, जो कैविटीज बनी हुई होती हैं वो रीमिनरलाइज होती हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, रीमिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन, ये मुंह में हर वक्त चल रहा होता है। और जब आप इस तरह की एक टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें मिनरल कंटेंट इतना ज़्यादा हो, तीनों इंपॉर्टेंट मिनरल्स हों, तो जो रीमिनरलाइज हो रहा है दांत, उसमें फॉस्फेट भी दांत के अंदर जा रहा है, फ्लोराइड भी जा रहा है, कैल्शियम भी जा रहा है। तो कैविटी नहीं होगी तो दांत होंगे मजबूत। दांत मजबूत होंगे तो आप तसल्ली से खा पी सकेंगे। खा पी सकेंगे, जो आपका दिल करेगा, फिर डांट भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने दांतों की सफाई की बात की। अब बहुत सारे लोग हैं, बच्चों की क्या बात करें, हम बड़ों की भी बात करें, हमें सही टेक्निक नहीं पता कि हम दांतों को ब्रश किस तरह से करें। थोड़ी सी वो टेक्निक भी हमें बताएं। अच्छा, इस पे आपको पता है हर दांत की कितनी सर्फेसेस हैं? तकरीबन 5 हैं। तो जब हम साफ कर रहे होते हैं ना, तो अब मैं उनके बड़े टेक्निकल से नाम है, इस वक्त वो नहीं लेती, लेकिन ये 5 सर्फेसेस जो हैं इसके लिए स्पेशल मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि आप ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करें, ठीक है। जो 2 दांतों के बीच वाली जगह है उस तक अगर आपका ब्रश नहीं जा सकता तो फ्लॉस, और अगर फ्लॉस नहीं तो अब वाटर पिक्स एंड वाटर फ्लॉस आए हुए हैं, उसको यूटिलाइज करें। इसी तरह जो ऊपर की जगह होती है जो एक्चुअली फूड को ग्राइंड करती है, अक्लूजल सर्फेस, उसको अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। और जो जुबान की तरफ आपका अंदर वाला हिस्सा होता है दांत का, उसको भी, तो अगर आप अपने जहन में खाका बना लें कि दांत के चारों तरफ जो है वो ब्रश और टूथपेस्ट जाना है, बिल्कुल, तो कम से कम 1 से 2 मिनट लें ब्रश करते हुए और विजुलाइज करते जाएं कि अब सामने की सरफेस हो गई, अब पीछे की सरफेस हो गई, अब ऊपर की सरफेस हो गई। फ्लॉस करें, फ्लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जो लेकिन कोलगेट मैक्सिमम की अगर हम बात करें, आपने जिस तरह कहा फ्लोराइड भी है इसमें, कैल्शियम भी है इसमें, और तीसरा फॉस्फेट भी है इसमें। बच्चों के लिए भी क्या ये टूथपेस्ट है? पूरी फैमिली के लिए यही टूथपेस्ट है? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो टूथपेस्ट में इसकी क्वांटिटी है ना वो इतनी होती है कि जो यहाँ मुंह से एब्जॉर्ब हो जाए, ज़ाहिर है वो इसलिए नहीं डालते कि स्वॉलो हो जाए ना, अगर थोड़ा बहुत स्वॉलो हो जाए तो इट्स ऑल राइट, मगर इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज, अब मैं इन टर्म्स ऑफ फ्लोराइड बता देती हूँ, 1450 ppm है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब वो क्वांटिफिकेशन है, सो इट्स विद इन द सेफेस्ट वैल्यूज, लेकिन सेफेस्ट वैल्यूज इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव। तो अच्छा, कोलगेट की बात करें, कैविटी प्रोटेक्शन कैसे दे रही है? सिर्फ नॉर्मल ब्रश कर लिया तो कैविटी प्रोटेक्शन है, या जिस तरह आपने कहा कि इसमें मिनरल्स हैं तो उसकी वजह से कैविटी प्रोटेक्शन है कोलगेट मैक्सिमम की वजह से? इसमें कैविटी प्रोटेक्शन एनहांस हो गई ना।
अब देखें कैविटी जो है वो मिनरल कांटेक्ट जब रीमिनरलाइज हो रहा है अंदर, तो कैविटी रिवर्स हो रही है ना। अभी आपने एक गुलाब जामुन खाया और उसके बाद आपने हाफ एन आवर में जाके दांत साफ कर लिए, तो गुलाब जामुन को फर्मेंट होने का प्रोसेस शुरू हुआ, कैविटी शुरू हुई बननी, और आपने ब्रश कर लिया, वो रीमिनरलाइज हो गया, और जब रीमिनरलाइज हुआ तो उसमें फ्लोराइड गया। अच्छा, फ्लोराइड जो है वो दांत के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, वो उसको बना देता है फ्लोरोएपेटाइट। तो ये जो फ्लोराइड उसमें इनकॉर्पोरेट होता है, इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट टू फर्दर कैविटी जब आए उस पे बैक्टीरिया, इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, तो फ्लोराइड इनकॉर्पोरेट होता है। डॉक्टर साहब, एक टूथब्रश पे टूथपेस्ट की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए दांत ब्रश करने उसकी? तो देखिए वैसे तो एक बिल्कुल ड्रॉप साइज जो है दैट इज इनफ। हम वैसे यूजुअली बहुत सारा लगा देते हैं, हमने एड्स में देखा है। नहीं मतलब आप इतनी लगाएं जितनी 1 to 2 मिनट्स जब आप अच्छी तरह ब्रश कर रहे हैं विद सॉफ्ट टू मीडियम ब्रश, तो उसमें वो इनफ हो। ठीक है। और अगर आपने हर दफा मीठा खाने के बाद भी दांत साफ करने हैं तो जस्ट हैव अ स्मॉल ड्रॉप साइज। कितनी मरतबा दांत साफ आपको करने चाहिए? ब्रश अमूमन कहते हैं 2 मरतबा सुबह और रात। वो तो मैंडेटरी है ना, सुबह और रात। का तो बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रात का है। क्योंकि रात को ही वो फर्मेंट होता है, पीएच लेवल एसिडिक की तरफ जाता है एंड कैविटी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो रात तो मैंडेटरी है, वरना आप इस तरह जब भी आप मीठा खाएं, अगर ज़्यादा शौकीन हैं तो अगर उसके बाद फ़ौरन जाके ब्रश कर लें विद इन हाफ एन आवर तो दैट वुड बी गुड। ब्रश नहीं भी कर सकते तो फ्लॉसिंग कर लें, कुल्ली कर लें। ठीक है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि पहले दांत मजबूत होते थे, अब दांत मजबूत नहीं रहे? अखरोट टूट जाता था पहले दांतों से, अब नहीं टूट पाता। देखिए जनरली हमारी डाइट्स थोड़ी ऑर्गेनिक तो अब नहीं रही ना, तो डाइट्स में मिनरल्स नहीं रहे। फिर जब हम ये पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, मट्टी वो उसी मट्टी पे बार बार सब्जी और पौधे उगते हैं, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू लेस मिनरल्स। अब मिनरल्स हमारी डाइट में उस तरह से नहीं है, तो हमें डाइटरी फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ना मिनरल्स के, कैल्शियम, फ्लोराइड, और इसलिए तो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। तो वो मजबूत ज़ाहिर है पहले जैसा नहीं रहा, तो उसी को काउंटर करने के लिए। और रूटीन भी वैसी नहीं रही ना, पहले तो गांव में गए, आपने गन्ना ऐसे थोड़ा गन्ना ऐसे आपने छीला और आपने खा लिया। गन्ने लोग दांतों से तोड़ते थे बचपन में, लेकिन अब जाहिर है डाइट सॉफ्ट हो चुकी है ना। तो मैं बल्कि अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि बच्चों को जब दें, फ्रूट बहुत ज़्यादा चॉप करके ना दें, फाइबर के साथ दें, उसको छिलके समेत, सेब है उसको छिलके समेत दें, गाजर एज अ होल दें, उसको पीसेस ना करें, बच्चा काटेगा तो यू नो दिस इज एक्सरसाइज फॉर द टीथ ना, जितना हार्ड फूड जा रहा हो। आई एम नॉट सेइंग कि अखरोट तोड़ने बैठ जाएं, लेकिन जो वेजिटेबल्स हैं वो रॉ फॉर्म में और होल फॉर्म में उनको दें और खुद भी उसी तरह खाएं। बिल्कुल ठीक है। इंस्टेड ऑफ ब्रश कौन सा हो, आपने कहा ना सॉफ्ट और मीडियम, आपने कोई टर्म यूज की? मतलब हार्ड ब्रश हम यूज करते हैं, करवाते हैं इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। ज्यादातर लोग इतने अवेयर नहीं होते, हार्ड ब्रश से फिर वो कुछ ज्यादा जोर लगा लें तो टूथ के ऊपर मैकेनिकल लॉस शुरू हो सकता है ना, तो इसलिए वी यूजुअली रिकमेंड कि सॉफ्ट टू मीडियम। और ये ब्रश कितने दिन बाद चेंज हो जाना चाहिए? ब्रश तो आपको फॉर मतलब अगर आप बहुत जोर और शोर से ब्रश करते हैं तो चेंज इट एवरी मंथ, अदरवाइज जैसे ही आपका कोलगेट मैक्सिमम बड़े वाला खत्म हो तो सारी ब्रश भी चेंज कर लें। 3 मंथ्स के बाद डेफिनेटली गेट इट। 3 मंथ्स के बाद चेंज कर लीजिए। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अब चूंकि इतना जिक्र कोलगेट मैक्सिमम का हो तो उसका गिफ्ट है पर आपके साथ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। जॉर्ज का पाकिस्तान याद है आपको? उन्हीं की बात करते हैं। मारूफ बरतानवी निजात पाकिस्तानी सहाफ़ी जॉर्ज फुल्टन, इन्होंने पाकिस्तान को खैराबाद कहा, पाकिस्तान को गुड बाय कहा और पिछले 17 बरसों से पाकिस्तान में मुकीम थे। 17 साल जॉर्ज के कैसे रहे, छोड़ा क्यों? क्योंकि BBC हो, दीगर मीडिया अदारे हों, यूट्यूब चैनल हो, मुख्तलिफ जरियों से वो शानदार सहाफ़ती खदमात सर अंजाम देते रहे हैं। तो जॉर्ज फुल्टन आज साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जॉर्ज, कैसे हैं आप? Good morning, अस्सलाम वालेकुम। We are good जी, बहुत शुक्रिया। जॉर्ज, पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया, पाकिस्तान से क्यों चले गए? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत तो पाकिस्तान ने दी आपको, 17 साल आपके यहाँ। I mean, पहले बहुत मुश्किल डिसीजन हमारा फैमिली के लिए, क्योंकि मेरा दिल पाकिस्तान में है, and I met my wife in Pakistan, I had my children in Pakistan, and it was a difficult decision. Lekin we made the decision about a year ago, because we had we'd gone to the UK to visit my parents, and we realized
हमारा family UK में है क्योंकि Kieran's family had all passed on, and so there was no reason for us to remain in Pakistan because all our immediate family was either in the UK or in the US. So that was the decision. And then obviously subsequently, हमारा मुल्क की economic or political situation has made the decision a lot easier. ओके अच्छा जॉर्ज 17 साल कैसे गुजरे, किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में जॉर्ज के 17 साल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Well, I mean, obviously I came out with work. I was working for the BBC and I was producing BBC programming back in the day, Hard Talk, Question Time for BBC World. And then I met Kieran. And so it was easy for me to stay in the UK, in Pakistan, than for Kieran to move to the UK. And obviously the other thing was that, at that time, Pakistan media बहुत नया industry है. And General Musharraf was liberalizing the media. And so I went out and joined Geo. And Geo had no idea what to do with me. And so we developed a show called George Ka Pakistan, which was like exploring what does it mean to be a Pakistani in the 21st century. And I had 3 mahine to become a Pakistani, and I supposedly did so, and I was given citizenship by the Prime Minister at the end of the series. And then obviously there were a lot of opportunities in the media. It was an interesting time to be in the media at the time. It was very creative, very innovative. And I did some other programs afterwards for Aj as well. It was an interesting time to be in the media. Great. And then we moved back. Yeah, sorry, Karen. No worries, George. अपनी बात मुकम्मल भी करें और हम ज़रूर चाहेंगे इतने साल आप पाकिस्तान रहे, उसमें उर्दू आपने खासी सीखी, तो अब ज़रा ये आपका इम्तिहान है, जैसी भी उर्दू है हम चाहेंगे उर्दू में बात करेंगे ताकि लोगों को पता चले 17 साल में जॉर्ज ने कितनी उर्दू सीखी है और कितनी खूबसूरती से बोलते हैं अभी। तो जॉर्ज, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस आप ज़रा शेयर कर रहे थे, मैं ज़रूर चाहूँगा जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात हम करते हैं, पाकिस्तान से आपका साथ तो हमेशा के लिए ज़ाहिर है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो यहाँ से हैं। अगर मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आएगी, तो वो क्या है? What is that one thing you're gonna miss? ये बहुत मुश्किल सवाल। I think you're never lonely in Pakistan. You're never alone. हमेशा लोग साथ हैं. You can always call somebody. You could call someone up. हमारा लोग बहुत hospitable है, बहुत friendly है, and you can just start having conversation with anyone anywhere, and I think I miss that. और कोई दोस्त, कोई ऐसा दोस्त जो यहाँ पर बना हो जॉर्ज का, जिसको जॉर्ज बहुत मिस करते हैं और करेंगे? Yeah, obviously I'll miss my friends. I'll miss strangers. I miss being able to just have a chat with anyone on the road. I think, as I said, you can just talk to anyone and everyone has time. स्ट्रेंजर भी आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है पाकिस्तान में, कि आप किसी से बात कर सकते हैं, वो चाहे सड़क पर चलते हुए ही सही, चाहे किसी से चैटिंग ही सही, लेकिन कोई ऐसा रेस्टोरेंट, ऐसा शहर जहां पर जाकर आपको खाना इतना पसंद आया हो
कि आपने सोचा हो कि ये खाना जो है ना बड़ा ही मुझे पसंद आ गया, तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा खाना है? ठीक है, आपकी वाइफ तो वो खाना बनाती होंगी पाकिस्तानी, लेकिन कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा शहर जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा आपको याद आएगा, मिस करेंगे उसको? ये मुश्किल है। सब no, all the food. I would say obviously barbecue khana. I would miss things like chicken makhni handi, chicken rolls, nihari, pulao. Wow. I'm more of a pulao fan than biryani. I know that's toba. You can't say that about, नहीं जॉर्ज, ये कोई कहानी है इसके पीछे। ज़ाहिर है, अब हम कराची की बात करें तो वहाँ पे बिरयानी है, हम लाहौर या ऊपर आ जाएं तो यहाँ पुलाव ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस्लामाबाद में पुलाव, बिरयानी को भी पुलाव ही कह देते हैं, सॉरी पुलाव को बिरयानी कह देते हैं। तो ये जो आपने बात की है, इसके पीछे कोई कहानी तो है कि बिरयानी ही पसंद करनी है, पुलाव किया तो काम खराब है। मेरे ख्याल में पुलाव बेटर देन बिरयानी है, मेरे ख्याल। ठीक है, आप चॉइस है। कम स्पाइसी भी होती है, मे बी इस वजह से। नहीं, I just think it's overrated. I think everyone goes on about biryani. जॉर्ज, ये तो काम हो गया खराब। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बिरयानी ओवररेटेड है? हाँ, overrated. There's much better food in Pakistan. ये कराची वाले आपको सुन रहे हैं। बिरयानी लवर्स अब आपको छोड़ेंगे नहीं। Also, Sabine, मेरे ख्याल में बिरयानी is better with bigger आलू। बगैर आलू, हाँ, बिरयानी हो और उसमें आलू भी हो, ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात आपने कर दी। लेकिन बिरयानी वालों, जॉर्ज को आपने इसका मतलब अच्छी बिरयानी नहीं खिलाई, क्योंकि जॉर्ज कह रहे हैं कि बिरयानी नहीं भैया, पुलाव ज़्यादा अच्छा लगा। और जॉर्ज, अब वापस आने का इरादा है? कब, कितने टाइम के बाद दोबारा विजिट तो करेंगे ना? ससुराल है आपका। विजिट कब करेंगे आप पाकिस्तान? Yeah, of course. I'm planning to come back and visit. It's it's been my home for 17 years. I'm not gonna never return, but it's not where I'm going to be raising my family or my having my career. और ज़ाहिर है बच्चों से मुतालिक हम ज़रूर पूछेंगे। वो ज़रा पैदा यहाँ पर हुए, उनकी वालिदा का ताल्लुक यहाँ से, उनके लिए ये फैसला कैसा रहा, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, कि पाकिस्तान छोड़ना है? ज़ाहिर आप चले वहाँ से आए थे, आपका वापस जाना एक बात, लेकिन उनका अपना मुल्क छोड़ना। Yeah, I mean, I think it was hard for my eldest, my son, because he has a lot of friends in Pakistan. And so he was going to miss them, and he miss his school. My daughter is only 5 years old, so she's much more amenable. She can move anywhere. But he'll miss it, and my wife will miss it. We have great family and friends. We have extended family and great friends in Pakistan. So that's we'll miss them all. ठीक है। और जॉर्ज, 17 साल जब हम कहते हैं आपका पाकिस्तान के साथ, एक ज़ाहिर है मोर देन 17 ईयर्स आप पाकिस्तान में रहे, ऐसे में ये वक्त आया जिसमें आपने कहा ज़रा फैमिली आपकी वहाँ पर, पेरेंट्स का आपने जिक्र किया और आपको लगा कि अब उनके पास जाना चाहिए, प्लस आपने थोड़ा जिक्र इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी किया। लेकिन इन 17 या 17 से जितना ज़ायद अरसा जो आप रहे, इस दौरान कोई और मोमेंट भी ऐसा है जब आपने सोचा कि पाकिस्तान छोड़ता हूँ, वापस जाता हूँ, या कि यही मोमेंट आया 1 साल पहले जब डिसाइड किया और फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि आप चले गए वापस? I think because no, I mean, it's very hard moving countries. It's not an easy decision to make. And so I think, and also once the children get older, they have friends and school and these sort of things. So I can't see myself moving back. No, I can't.
because it's just it's it's a real effort to move at this age, at this stage in life. ये वाकई मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान आपका है जी। आप बार बार आइए पाकिस्तान, भले यहाँ पर नहीं भी हैं जॉर्ज, फिर भी पाकिस्तान हमेशा आपको वही प्यार देगा जो पाकिस्तान आपको दिया है। आपने इन रिटर्न बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया है। जॉर्ज, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, दोबारा मुलाकात हम करेंगे मंडे को। बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।